अस्सलाम वालेकुम। सबर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक फ़ैसला आ गया है। इमरान खान ने फ़ैसला कर दिया है कि वो जून के पहले हफ्ते में पूरे मुल्क में धरने देने जा रहे हैं। मरकज़ी धरना इस्लामाबाद में होगा जी, और जितने भी सूबाई कैपिटल्स हैं, प्रोविंशियल कैपिटल, सूबाई दारुल-हुकूमत हैं, उनमें भी धरने दिए जाएंगे। यानी पूरे मुल्क के अंदर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो जैम कर दिया जाएगा। मरकज़ी धरना है, उसमें शिरकत होगी इमरान खान की, बाकी सूबाई सदूर जो हैं पार्टी के वो उन्हें हेड करेंगे, लेकिन खान साहब उनमें भी शिरकत करेंगे। लेकिन मेन इसमें एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए। और ये भी वाज़ेह कर दिया इमरान खान साहब ने कि जब तक इंतखाबात नहीं होते वो धरने ख़त्म नहीं करेंगे, वो उठेंगे नहीं। यानी एक मैराथन जो है, लड़ाई लड़ने का इरादा कर लिया है इमरान खान साहब ने। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज ये वाज़ेह कर दिया गया है कि मई 2023 यानी एक साल बाद, मई 2023 से पहले पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। उन्होंने इंडिकेट कर दिया, इशारा दे दिया कि मई 2023 में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। चूँकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि मरदमशुमारी होनी है, और मरदमशुमारी जाके कंप्लीट होगी इस साल के आखिर में, यानी 31 दिसंबर 2022 को जाके मरदमशुमारी ख़त्म होगी। और फिर 4 महीने लगेंगे हल्का बंदियों पर, डिलिमिटेशन पर, जो कि आइनी एक बाइंडिंग हो जाती है इलेक्शन कमीशन की कि जब भी मरदमशुमारी होती है उसके बाद हर सूरत में हल्का बंदियाँ करनी पड़ती है। और हल्का बंदियाँ होगी जी, 4 महीने हल्का बंदियों पर लगेंगे। फिर वोटर लिस्ट बनेगी, वो अवेज़ा होगी, वो देखी जाएगी, उसमें गलतियाँ जो है करेक्शंस ठीक की जाएंगी। तो 5 महीने जो है अगले साल के भी कहीं नहीं जा रहे। यानी मई 2023 से पहले पहले इंतखाबात करवाने से इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल बड़ा क्लियरली हाथ उठा दिए कि भाई हम नहीं करवा सकते अगर सही इलेक्शन चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन वाज़ेह हो गई है जी। लेकिन आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर अलामती एहतजाज किया गया, और इस्लामाबाद तो सील कर दिया गया था। डी चौक बिल्कुल उसमें कंटेनर्स लगा दिए गए थे, नहीं आने दिया गया किसी को अंदर। लेकिन इक्का दुक्का लोग जो हैं, फिर भी तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएज़ और दीगर लोग जो हैं, वो किसी तरह से पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए। और अब पूरा एक प्लान यही है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तरीके से प्रेशर में लाना है, दबाव में लाना है। आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नून लीग की तरफ से प्लांट करता है, नून लीग के प्लांट करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हालांकि हक़ाइक़ अगर देखे जाए उठा के, तो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनका नॉमिनेशन जो है वो आया था खुद खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से आया था, गवर्नमेंट की तरफ से आया था। बाद में खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे ये नाम दिया था। और ये जब रेलवे के सेक्रेटरी थे तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने भी काफ़ी इनकी तारीफ़ की थी, और इनकी एक्सटेंशन के लिए खान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ये बतौर सेक्रेटरी रिटायर हो रहे हैं। ये बड़े ईमानदार और बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, बड़े मेहनती ऑफिसर हैं, बड़े बड़े कम्पिटेंट ऑफिसर हैं, तो उन्हें मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए और कंटिन्यू करवाया जाए बतौर फेडरल सेक्रेटरी। बहरहाल जब लगे थे तो खान साहब ने इनकी तारीफ़ भी की थी कि पहले वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ठीक नहीं था, अब हम अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आए, बड़ा अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम ले आए। लेकिन आज वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खान साहब को बुरा लग रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, ज़रा पीटीआई का जो ग्रेवेंसेस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने पूरी तौर पर मुकम्मल तरीके से मुतनाज़ा कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब यहाँ पे दो इस वक्त जो आ रही हैं, आयरॉनिकली अगर आप देखें सिचुएशन को, तो एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे बने इलेक्शन कमीशन से मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। माज़रत, अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद कर रहे हैं, और साथ ही आप फौरी, यानी कल इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन अनाउंस कर देता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। इसमें आप देखना है कि अगर इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन करने पे मजबूर होता है उससे पहले, तो फिर 2017 की जो हल्का बंदियाँ थी, और जो सेंसस यानी जो मरदमशुमारी के नताइज थे, उन्हीं की बेसिस पर ही इलेक्शन हो सकता है। फिर नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी अगर पुरानी मरदमशुमारी को ही कंसिडर किया जाता है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है जी कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो बिल्कुल मेरिट के कानून के मुताबिक किया जाएगा। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने ये तबसरा किया है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये तो एक आर्जी वज़ीर आज़म हैं, ये तो जो है बिल्कुल ही अथॉरिटी इनके पास नहीं है, ये तो स्टॉप गैप प्राइम मिनिस्टर हैं।
तो इनके पास इख्तियार नहीं है अहम ओहदों पर तकर्रियों का। तो वो जो अगली हुकूमत आएगी वो इन ओहदों पर तकर्रियाँ करेगी, तो इनके पास इख्तियार नहीं है। बहरहाल ये लड़ाई जो है, इसमें जो धरने का ऐलान खान साहब ने कर दिया, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा जी। 29 को जलसा है, 29 मई को मुल्तान में, जिसके बाद काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना शुरू होंगे पूरे मुल्क से। लेकिन मेनली जो है इस्लामाबाद में धरना होगा। धरने का मुकाम जो है वो फैज़ाबाद अभी तक चूज़ किया गया कि फैज़ाबाद के मुकाम पर धरना दिया जाएगा, चूँकि डी चौक पर अगर आप जाके बैठते हैं तो पहले भी खान साहब ने 126 दिन डी चौक पर धरना दिया था। तो डी चौक अगर आप जाके बैठ भी जाते हैं तो डी चौक से पार्लियामेंट या सेक्रेटेरिएट जाने के जो रास्ते हैं वो बहुत से रास्ते मुतबादिल मौजूद हैं, जिनमें से मागला रोड है, मुतबादिल रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। पहले अगर आप आके मुड़ जाते हैं F7 की तरफ से भी, F6 की तरफ से, यानी कि जो सुपर मार्केट है उसकी तरफ से भी आप जो है मैरियट के सामने से गुजर के आप जा सकते हैं रेड जोन के अंदर। फिर जो नादरा चौक है वहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं, और फिर सरीना चौक है वहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं। और पाँचवा जो रास्ता है वो है जी बाराको से अगर आप आएँ तो आप बरी इमाम की तरफ से भी आप एंटर हो सकते हैं। तो डी चौक पे बैठ जाना, डी चौक वैसे भी डी चौक से अंदर जो जाने वाला रास्ता है वो अक्सर बंद ही रहता है, आज भी वहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं। तो डी चौक अगर आप बंद करते हैं तो उससे आप इस्लामाबाद के अंदर जो मामूलात ज़िंदगी हैं, माँ सिवाय चंद एक जो बिल्कुल डी चौक के ऊपर वाक़ दफातर हैं, उनके मामलात को आप डिस्टर्ब या डिस्टर्ब करने के अलावा आप इतना ज़्यादा कोई नुकसान किसी को नहीं पहुँचा सकते। इवन डी चौक के बिल्कुल ऊपर वाक़ है जो ऑफिस है जो मोबाइल कंपनीज़ के हवाले से जो अथॉरिटी है PTA, उसका वहाँ पे ऑफिस है। PTA का ऑफिस भी खुला रहा, जितना सा PTI का धरना रहा वो भी इफेक्ट नहीं हुआ था। तो इसलिए अब फैज़ाबाद का फ़ैसला किया गया, चूँकि फैज़ाबाद जो है पिंडी और इस्लामाबाद का संगम है, यानी कि फैज़ाबाद को अगर आप जाम कर दें तो आप बिल्कुल इस्लामाबाद पूरे को आप कैप्चर कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है सूरत हाल इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों के लिए। पिंडी भी इफेक्ट होता है, उससे इस्लामाबाद भी इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप IJP से आते हैं, अंदर लिंक रोड्स हैं, लेकिन IJP से आने वाले भी फैज़ाबाद इंटरचेंज से होते हुए ही जाके उन्होंने अगर जाना है आगे एक्सप्रेस वे पे, तो फिर फैज़ाबाद से ही आके गुजरते हैं। पिंडी से आने वाली तमाम जो ट्रैफ़िक है, मेनली जो आपकी ट्रैफ़िक आती है वो मरी रोड से आती है या आपकी एक्सप्रेस वे से आती है। एक्सप्रेस वे सबसे मेन आर्टरी है, एक्सप्रेस वे भी फैज़ाबाद से आके गुजरती है, और जो मरी रोड है वो भी फैज़ाबाद से आके गुजरती है। फैज़ाबाद अगर आप बंद कर देते हैं तो फिर आपके लिए इस्लामाबाद के अंदर मामूलात ज़िंदगी को स्मूथ वे में चलाना मुश्किल होता है, चूँकि बहुत से सरकारी दफातर में, प्राइवेट दफातर के अंदर जो वर्क फोर्स है वो पिंडी से आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस्लामाबाद के अंदर मामलात पर। चूँकि ये TLP ने आकर धरना दिया था फैज़ाबाद पे, बड़ा कामयाब रहा था, उन्होंने बिल्कुल घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। तो फैज़ाबाद जो है बड़ा अहम पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन चुका है इस्लामाबाद के अंदर, कि अगर आप फैज़ाबाद को बंद कर दें तो इससे समझे आप इस्लामाबाद का दिल आपने अपने कब्ज़े में ले लिया, जकड़ लिया आपने इस्लामाबाद को। तो खान साहब भी प्लान कर रही है, PTI भी प्लान कर रही है कि वो फैज़ाबाद के ऊपर आके धरना दें। फिर ज़ाहिर है सिर्फ फैज़ाबाद पे धरना नहीं होगा, लाहौर में भी धरना होगा, पेशावर में भी धरना होगा, कोयटा में भी होगा और कराची में भी होगा, जिससे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सिचुएशन बनेगी। फिर सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो मुस्तफ़ी होंगे, पंजाब से PTI के MPs हैं वो मुस्तफ़ी होंगे, और KP असम्बली जो है वो तहरील की जा सकती है। उस तरफ भी ये फैसला है कि जब धरना होगा, धरने में साथ ही धरना शुरू होते साथ ही KP असम्बली से मुस्तफ़ी होने का भी फैसला हो सकता है लॉन्ग मार्च के साथ साथ ही। अब इसमें जो पंजाब का मामला है, पंजाब में सिर्फ तहरीक इंसाफ देख रही है, जो CM वाला मामला है ओथ वाला हमजा शहबाज का, वो किसी किनारे लग जाए, कुछ फैसला उसका हो जाए, पेशरफ्त हो जाए, तो उसके बाद पंजाब से इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो अभी कल यानी कि आज सुबह 10 बजे, जो आने वाली सुबह है, सुबह 10 बजे लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जो है वो फैसला सुनाएगा हमजा शहबाज के हल्फ के वाले से। इससे पहले पिछले हफ्ते सदर मुमलिकत को एक मुरासला भेजा गया था प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें हल्फ लेने के लिए नौ मुंतखब CM से, लेकिन फिर सदर मुमलिकत ने पहले फैसला कर लिया था कि वो कर रहे हैं, अपनी जो आइनी जिम्मेदारियाँ वो निभाएंगे। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स हैं कि बाबर इमान साहब और फवाद चौधरी साहब ने जाके उन्हें मना कर दिया कि आपने ये काम नहीं करना। तो अभी एक बिल्कुल स्टेल मेट है जी पंजाब के अंदर, सिचुएशन बिल्कुल जमूद का शिकार है सियासत और इंतज़ामी मामलात भी, चूँकि बुज़दार साहब एक्टिंग CM हैं। तो अमलन देखा जाए तो पंजाब जो है वो 25-26 दिन हो गए हैं एक प्रॉपर चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर ये इतना बड़ा 11 करोड़ का सूबा चल रहा है। इस पर कल सुबह 10 बजे हम पेशरफ मुतवक्का है, और इम्कान यही है कि लाहौर हाई कोर्ट कोई टाइम मुकर्रर कर देगी कि इतने टाइम के अंदर जो है नौ मुंतखब CM का हल्फ लिया जाए, नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। गवर्नर को भी कहा जा सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत पे कंटेम्प्ट नहीं रखती, बाय द वे गवर्नर पे भी मेरे ख्याल से वो
जो अदालती जो सज़ाएँ होती हैं उनसे उन्हें इस्तिस्ना असर होता है। सदर का तो मुझे कंफर्म है, गवर्नर्स का भी मेरी दानिश में यही होता है कि उन पे कंटेम्प्ट नहीं लगती, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ की जा सकती है। मुश्किल सूरत हाल बाय द वे बनी हुई है, लेकिन कुछ टाइम अब दिया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हर सूरत में ये फैसला कर लिया जाए, हल्फ ले लिया जाए सीएम से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नाज़रीन क्विकली इस पर बात कर लें हम कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनने का फ़ैसला कर लिया है। सुबह जो है वो भी हल्फ उठा रहे हैं बतौर वफाकी वज़ीर। उन्होंने CC का इजलास किया कराची में, जिसमें बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई सारी सूरत हाल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह फ़ैसला किया है कि वो पहले ओथ उठाने से पहले, हल्फ उठाने से पहले वो मियाँ शहबाज शरीफ यदि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, जो IMF के साथ हमने शराइत तय की हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर वो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ कि ये कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की, बिजली की कीमतें बढ़ाने के वाले से भी पॉलिसी जो है वो चेंज की जाए, चूँकि IMF ने प्रीकंडीशन रख दी है, ये पेशगी शराइत रखती है पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को बहाल करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए भी जो उनके होंगे, नेगोशिएशन होंगी हमारी गवर्नमेंट के साथ, कि पहले आप पेट्रोल पर और बिजली पर सब्सिडी जो खान साहब अनाउंस करके गए थे जून तक के लिए, वो सब्सिडी ख़त्म करें, फिर आपके साथ बातचीत हम शुरू करेंगे। तो इस पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि बिलावल ने बड़ी क्लियर पोजीशन ले रखी थी पिछले 3.5 साल से कि ये IMF डील है, IMF डिक्टेट करती है यहाँ पे पॉलिसीज़, पाकिस्तानियों पे महंगाई की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए अब वो चूँकि ख़ुद गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो वो उन्हें काफ़ी तल्ख़ सवालात का, तल्ख़ सूरत हाल का, मुश्किल सूरत हाल का सामना करना होगा आगे 1.5 साल में। अगर महंगाई भी होती है IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, हम उनकी शराइत को मानते हुए अगर महंगाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए वो कुछ गारंटीज़ लेना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये ऐलान किया कि वो 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। अब इसमें एक बड़ी जो शहबाज साहब जो हैं वो खेल जाते होते हैं इस तरह की चीज़ों पे, तो एक टेक्निकल नुकता मैं आपके सामने रखता हूँ। 1 मई से वैसे भी ईद की छुट्टियाँ हो रही हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं मुल्क के अंदर, जितने भी सनती यूनिट्स हैं वो बंद हो जाएंगे बड़े। तो 4-5 दिन के लिए तो वैसे ही जो हमारे सनती यूनिट्स यानी 5 मई तक वैसे ही बंद होंगे, तो उससे कोई जो है बिजली वैसे ही हमारी वाफर हो जाएगी। जब वहाँ की जो बिजली कंज्यूम होती है, तो बिजली का बहरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा आर्जी तौर पर। फिर 7 तारीख को गैस भी पहुँच रही है जो LNG, और उससे मज़ीद जो है आगे जब हमारी जनरेशन शुरू हो जाएगी बिजली की, तो चले वहाँ से आगे क्रेडिट हम उन्हें देते हैं, लेकिन पहले हफ्ते का जो क्रेडिट वो ले रहे हैं मई के पहले हफ्ते का, ये प्योरली इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो उससे ऑटोमेटिकली लोड शेडिंग बिजली की कम होनी या ख़त्म हो जानी है बिल्कुल ही। लेकिन असल जो उनका इम्तहान है वो 7 ऑनवर्ड हम देखेंगे कि वो लोड शेडिंग को कंट्रोल रख पाते हैं या नहीं। बहरहाल कल का दिन इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज़ के हवाले से जो बेंच बने थे 3, उन्होंने माजरत कर ली है। उनके पासपोर्ट वापसी के हवाले से फ़ैसला देने पे नया बेंच बना है 4था, वो भी इस पर समाअत करेगा। कल ही डेट फिक्स की गई है, तो देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ ख़ानदान को क्या रिलीफ मिलता है। और फाइनली जो आखिरी बात, अवामी नेशनल पार्टी, अब जो पब्लिक प्रेशर की गुज़श्ता रोज़ मैंने बात की थी अपने वीलॉग के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर, कि इस वक्त जो इमरान खान साहब इदारों पर एक प्रेशर डाल रहे हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं अपने साथ जो पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट लेके, वो प्रेशर बड़ा काम दिखा रहा है। एक तो वो लोग जिन्होंने जाना था उम्रे पे प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर हैं, वो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल से 2-4 हैं। जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से अमीर हैदर होती साहब ने कुछ देर पहले ये अनाउंस किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ उम्रे पर नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि हमारी ये रवायत नहीं है कि सरकारी पैसे पर उम्रा किया जाए, हमने हमेशा जब भी किया उम्रा अपने पैसों से किया। तो उन्होंने कहा शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, लेकिन हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं जाएंगे, इसमें आपको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये नताइज हैं। अगर ये प्रेशर की सिचुएशन ना होती PTI की तरफ से, खान साहब की तरफ से, तो शायद लोग जाते, खुल के जाते, बड़े आराम के साथ जाते। लेकिन हर कोई इस वक्त सोचने पर मजबूर है कि इस एंटुराज के साथ, वज़ीर-ए-आज़म के साथ उम्रे पर जाना चाहिए या नहीं। जो जाएंगे उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का और तल्ख़ सवालात का सामना करना पड़ता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।